साल 2025 तक हर 30 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होगा। बॉलीवुड में ये बहुत ही ज़्यादा भ्रांति फैलाई जाती है कि फला स्टार ने यूएस में जाके ट्रीटमेंट लिया तो वो ठीक हो गया। टेस्टिंग ही नहीं होगी तो ये आंकड़ा तो और खतरनाक हो सकता है हम सब के लिए। बिल्कुल हो सकता है। क्या ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक होता है कि अगर माँ को हुआ है तो बेटी को होगा? ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी होता है। कीमोथेरेपी बहुत पेनफुल है, कैसे समझाएं लोगों को कि कराना जरूरी है? कोई ऐसे कैंसर्स हैं जिनका खतरा महिलाओं को कम होता है, पुरुषों को ही ज्यादा होता है? नमस्कार, मैं हूं ऋचा अमृत और आप देख रहे हैं जिंदगी विद ऋचा। दुनिया भर में अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है और अगर भारत में आंकड़ों की बात करें तो ऐसा अनुमान है कि साल 2025 तक हर 30 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होगा। क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर, कैसे होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, और ब्रेस्ट कैंसर के अलावा महिलाओं में और जो दूसरे कैंसर्स होते हैं उनसे हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला। डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। थैंक यू सो मच। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कैंसर जो पूरी एक बीमारी है और इसका इतना खौफ है डॉक्टर प्रज्ञा हर घर में। मैंने पहले एक्सपीरियंस किया जब हमारे घर में हमारी माँ को जब कैंसर डायग्नोज हुआ, और तब जितने लोगों के फ़ोन आए या मिलने वाले आए, हर कोई कह रहा था हमारे घर में भी किसी को कैंसर हुआ। तो ऐसा लग रहा था क्या देश में हर घर में कैंसर पहुँच चुका है? तो क्या है ये बीमारी, कितनी खतरनाक है और क्यों अभी तक मेडिकल साइंस इसका कोई ठोस इलाज नहीं ढूंढ पा रही है? देखिए, पहले तो ये जानना होगा कि कैंसर क्या होता है। ठीक है, तो कैंसर जब है, जो हमारे सेल्स होते हैं, कोशिकाएं जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो नॉर्मली भी डिवाइड करते हैं। उसी की वजह से रिपेयर होता है, अगर कोई डेड टिश्यू होता है तो वो हटता है, ग्रो करता है, बट ये सब ना कंट्रोल्ड होता है। जब ये अनकंट्रोल्ड होने लगे, सेल डिवीजन, तब वो कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक। इसमें अब क्या है कि कैंसर मोटे तौर पे अगर हम कहें तो दो तरीके के होते हैं। एक जो ट्यूमर, आमूमन हम जो अपनी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में सुनते हैं कि फला को ट्यूमर हो गया। सो ट्यूमर क्या है? जो सेल्स अनकंट्रोल डिवाइड होते हैं, वो बढ़ते जाते हैं और एक वो लंप या ट्यूमर का फॉर्म ले लेते हैं। दूसरा जो फॉर्म है कैंसर का, वो है लिक्विड कैंसर। लिक्विड कैंसर जो होता है, जो है ब्लड कैंसर। तो हमें ये मानना और जानना पड़ेगा कि जो ये सॉलिड कैंसर्स हैं और जो लिक्विड कैंसर्स हैं, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक। इनका अप्रोच डिफरेंट है, इनका ट्रीटमेंट डिफरेंट है, और ये भी जानना पड़ेगा कि इनके विशेषज्ञ भी डिफरेंट हैं। तो ये बहुत सोच समझ के ट्रीटमेंट लेना होता है। दूसरी बात आपने जो पूछी कि क्या इसका कोई पुख्ता ट्रीटमेंट हुआ है, निजात हुआ है कि नहीं, या क्या किया जा रहा है इसके बारे में, तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको ऋचा कि इस समय जो है सारा जो शोध चल रहा है मेडिकल साइंस में या ऑन्कोलॉजी में, वो कैंसर को या तो क्योर करने के लिए चल रहा है या कैंसर को एक क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट करने के लिए चल रहा है। जिसको हम क्योर नहीं कर सकते उसको हम क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्रॉनिक डिजीज का क्या मतलब है? जैसे हम लोग को डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंशन होता है, थायराइड होता है, तहे ज़िंदगी दवा चलती है, कोई बात नहीं, बट नॉर्मली पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो जीता है ना, अपना दिन का काम करता है, उसकी नॉर्मल लाइफ नहीं इफेक्ट होती है। तो जो शोध है या तो क्योर कर देगा कैंसर को, या वो हमको इस स्टेज पे ले आ देगा कि वो क्रॉनिक डिजीज़ हो जाएगी, दवा चलती रहेगी और हमारा जीवन नॉर्मली चलता रहेगा। तीसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि मीडिया में और बॉलीवुड में ये बहुत ही ज़्यादा भ्रांति फैलाई जाती है कि फला स्टार ने यूएस में जाके ट्रीटमेंट लिया तो वो ठीक हो गया, दूसरे स्टार ने इंग्लैंड में जाके ट्रीटमेंट लिया तो वो ठीक हो गया। तो होता क्या है कि हमारी जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उसके मन में एक मलाल रहता है अगर उनके यहाँ किसी को कैंसर, हमारे पास पैसे नहीं है। बॉलीवुड से मुझे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़, जिस कैंसर का इलाज विदेशों में हो सकता है, उस कैंसर का इलाज इंडिया में भी हो सकता है। जिसका इलाज इंडिया में नहीं हो सकता, उसका दुनिया में किसी कोने में नहीं हो सकता। तो इस भ्रांति को हमें तोड़ना है। कैंसर का इलाज है, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो, जितनी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होगा उतना अच्छा उसका रिजल्ट होता है।
ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि मेडिकल साइंस भारत में उतनी तरक्की कर चुकी है कि इलाज हमारे पास है, लेकिन मुझे लगता है एक जगह जहाँ हमने तरक्की नहीं की है वो है वो जागरूकता। और मुझे आपकी बात सुन के जब आपने डेटा बताया कि हर 30 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होगा, ये तो हम वो कह रहे हैं ना जो टेस्ट कराने आती हैं, जो आएंगी ही नहीं, जो गांव में दूर दराज इलाकों में है, टेस्टिंग ही नहीं होगी, तो ये आंकड़ा तो और ख़तरनाक हो सकता है हम सब के लिए। बिल्कुल हो सकता है रिचा। हमारे संग बहुत बड़ी दिक्कत क्या है हमारे हिंदुस्तान में कि जो हमारी कैंसर को हमने नोटिफाइबल डिजीज़ नहीं बनाया है। नोटिफाइबल डिजीज़ क्या होती है? नोटिफाइबल डिजीज़ वो होती है कि जैसे ही उसका डायग्नोसिस हो तो वो रजिस्ट्री में दर्ज कराई जाती है। तो ऑन्कोलॉजिस्ट हिंदुस्तान में बहुत दिनों से इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि आप इसको नोटिफाइबल डिजीज़ बनाइए। क्यों बनाना है? क्योंकि उसी के हिसाब से हमको सही आंकड़े मिलेंगे, उसी के हिसाब से हम अपने रिसोर्सेज प्लान करेंगे, उसी हिसाब से हमको ये समझ में आएगा जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें कितने लोगों को किस लेवल पे, किस स्टेज पे हमको ट्रीटमेंट देना है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, महिलाओं के संग क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी ये है कि महिलाएं अपनी हेल्थ को अपने परिवार के सारे कामों के एकदम नीचे ले जाती हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत कम महिलाएं होती हैं जो आती हैं अपने आप को बताने के लिए कि उनको ऐसा मर्ज हुआ है। प्रायः जब तक वो आती हैं तब तक वो काफ़ी एडवांस स्टेज का हो जाता है, क्योंकि एक तो टैबू एसोसिएटेड है कैंसर के संग, लोग छुपाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं उनने कौन सा पाप कर दिया, गुनाह कर दिया जिसकी उनको सज़ा मिल रही है कैंसर होगी। चलिए अब वापस आते हैं ब्रेस्ट कैंसर पर, क्योंकि हम उसी के लिए आज यहाँ बैठे हैं। ब्रेस्ट कैंसर के सबसे अर्ली सिम्टम्स, क्योंकि आपने कहा कि अर्ली डायग्नोस होगा तो उसका क्योर हो सकता है, पहले तो वो भी जानना चाहूँगी। और साथ ही क्या ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक होता है कि अगर माँ को हुआ है तो बेटी को होगा ही होगा? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली जो है वो एक लंप की तरह प्रेजेंट करता है। अच्छा, मैं इस समय ये बोलना चाहूँगी कि सारे लंप कैंसरस नहीं होते हैं। तो आपको अगर अपने आपके ब्रेस्ट में कोई लंप महसूस हो रहा है तो उसके लिए डर नहीं जाना है कि हमें कैंसर हो गया, बट हाँ ये है कि उसको हल्के में भी नहीं लेना है। उसको आपको इन्वेस्टिगेट कराना है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। कैंसर स्पेशलिस्ट से मैं आपको मैं इंसिस्ट करना चाहूँगी कि कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलिए। अच्छा। अगर आपको कोई लंप महसूस होता है। और लंप पेनफुल हो या नहीं, दोनों केस में? ये दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ रिचा कि लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि अगर लंप पेनलेस है तो वो कैंसर नहीं है, बल्कि उल्टा है। जो कैंसर के शुरुआत के जो लंप होते हैं वो पेनलेस होते हैं। जब कैंसर बढ़ता है तो वो आगे पीछे के स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व करता है, नर्व्स को इन्वॉल्व करता है और तब पेन आता है। तो जो शुरुआती लंप होता है, शुरुआती दौर का जो लंप होता है कैंसर का, वो पेनलेस होता है। ये केवल ब्रेस्ट में नहीं, ज़्यादातर बॉडी के पार्ट्स में है। दूसरी चीज़ जो हम देख सकते हैं वो है कि हमारे जो ब्रेस्ट की स्किन में चेंजेस आते हैं, या तो वो उसमें लंप शाइनिंग आ जाती है, उसमें लालपन आ जाता है, उसमें खुजली आती है ब्रेस्ट निपल एरुला कॉम्प्लेक्स के आसपास, या वो प्यूडी ऑरेंज जिसको हम कहते हैं पकरिंग, या जो हम कहते हैं संतरे की छिलके जैसा हो जाता है। जैसे छिलका हमने देखा है ना, उसमें छोटे 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 वो होते हैं, उसकी जैसे हो जाता है। ये अर्लीस्ट सिम्टम्स हैं। प्यूडी ऑरेंज आना अर्ली सिम्टम नहीं है, ये जब बढ़ जाता है तब ये ऐसा आता है। फिर उसके बाद निप्पल का इन्वर्जन, जैसे हमारा निप्पल होता है वो बाहर की तरफ होता है, अगर वो इन्वर्ट हो जाए, अंदर की तरफ चला जाए, तो ये भी एक लक्षण है कैंसर के। आपकी बगल में एक गांठ आ जाना, जो वो भी कैंसर की गांठ हो सकती है। दूसरा, आप जैसे अगर हर महिला को पता है कि उसका ब्रेस्ट नॉर्मल कैसा है, अगर आपको ये फीलिंग आए कि नहीं आपका ब्रेस्ट वैसा नहीं लग रहा है जैसा कि वो नॉर्मली रहता है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपका जो दूसरा ब्रेस्ट है उससे आपका एक ब्रेस्ट जो है वो कुछ डिफरेंट लग रहा है, साइज़ में डिफरेंस है, जो उसका वो है शेप है उसमें डिफरेंस है, कॉन्टूर में डिफरेंस है, महिला को समझ में आ जाता है कि ये इसका कुछ अलग है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ कि लोगों को ये नहीं पता है, बट ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी होता है। जी, मैं आपसे पूछने वाली थी। हाँ, सो
1 से 3% ही केसेस होते हैं जिसमें कि मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होता है, बट ये वैसा ही होता है जैसे फीमेल्स में होता है, क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू मेल्स में भी होता है, कम होता है बट होता है। तो जहाँ पे टिश्यू होता है वो कैंसर में बदल सकता है। तो वैसा ही होता है जैसे कि मेल्स में फीमेल्स में होता है, उसका ट्रीटमेंट भी वैसा ही होता है। हाँ, प्रोग्नोसिस जरूर जो है वो मेल ब्रेस्ट कैंसर एग्रेसिव माने जाते हैं, तो उनको और अच्छी तरीके से और जटिल तरीके से हमको उसका इलाज करना चाहिए। ओह, बट वो केसेस कम होते होंगे। 1 to 3%, 1 to 3। ये आपने ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण बताए, जो ब्रेस्ट की फिजिकल अपीयरेंस ज़्यादातर, शरीर के किसी और हिस्से में भी कोई हिंट मिलती है क्या? देखिए, ये तो नॉर्मल सारे कैंसर से एसोसिएटेड है कि अगर आपका अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है, आपको टायर्डनेस आ रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपके शरीर में खून की कमी हो रही है जिसका कोई रीज़न नहीं है ना, तो ये सब चीज़ें आपको पॉइंट करती हैं कि आपके शरीर में कुछ कहीं पे तो कुछ गड़बड़ है, आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं। जो मेरा दूसरा सवाल था कि क्या ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक है? ब्रेस्ट कैंसर, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। लोगों में ये बहुत डर है कि अगर किसी के परिवार में कैंसर हो गया तो वो उनके घर भर में कैंसर माँ होते से हैं, बेटी का लगना। हाँ। उसमें क्या है कि 5 से 10% कैंसर्स हैं ब्रेस्ट के जो कि BRCA1 एंड BRCA2 म्यूटेशन से एसोसिएटेड है। ये वो कैंसर हैं जो आपकी परिवार में होते हैं, जैसे आपकी माँ को अगर हुआ हो, आपकी मौसी को हुआ हो, नानी को हुआ हो, बहन को हुआ हो, तो आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर आपकी फैमिली में हो सकता है कि ये म्यूटेशन हो। तो कौन कौन से कैंसर? BRCA1 और BRCA2। ये जो महिलाओं में BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशन जो है वो ब्रेस्ट के साथ साथ ओवेरियन कैंसर से भी एसोसिएटेड है। अच्छा। इसकी टेस्टिंग हो सकती है, इसमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नॉर्मल एक खून का जांच करके अपनी बॉडी में ये म्यूटेशन प्रेजेंट है कि नहीं है, इसकी टेस्टिंग करवा सकते हैं। इसका एक टेस्ट होता है ना, BRCA1-2 का टेस्टिंग हो जाता है, और उसके हिसाब से आप सचेत रहिए, अपनी स्क्रीनिंग कराते रहिए। ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर अर्ली डिटेक्ट होता है तो ये टोटली क्योरेबल है। आप नॉर्मल ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद महिला जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीती है, उसका किसी भी तरीके से कैंसर से उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। जब वो जाती भी हैं धरती से तो वो ज़्यादातर कैंसर से एसोसिएटेड कॉज से नहीं जाती, वो किसी और वजह से जाती है। तो ये चीज़ को बहुत अच्छे से प्रोपोगेट करने की ज़रूरत है, जो आपने बहुत ही क्लियरली कहा कि अवेयरनेस की कमी है। हमारे देश में अवेयरनेस की बहुत कमी है कैंसर को लेके। कैंसर को लेके एक बहुत डर है, लोगों को लगता है कैंसर की डायग्नोसिस होगी तो ये डेथ सेंटेंस है। कैंसर इज़ एसोसिएटेड विद टीयर्स, कैंसर इज़ एसोसिएटेड विद क्राइज, कैंसर इज़ एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ हेयर, कैंसर इज़ एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ स्किन कलर। लेट्स एसोसिएट कैंसर विद सक्सेस, लेट्स एसोसिएट कैंसर विद स्माइल. It is something that can be won over. It is something which can be treated. It is something that can make you lead your life in a normal way and also value your life more. एक और आपको बात बताऊं, लोगों को क्या लगता है, मतलब मैंने एक खुद सुना है, देखा है, कैंसर से डायग्नोज हुए, अब हम ये कीमोथेरेपी हमें नहीं झेलनी, हम वो पेन नहीं झेलना चाहते कि बाल चले जाएं और इतना सारा हमें मेडिकल ट्रीटमेंट्स नहीं कराने, हम शांति से ऐसे ही चले जाएंगे। मैं ऐसी भी महिलाओं को जानती हूँ जिन्होंने सिर्फ इसलिए कहा कि हम इतना पेन, कीमोथेरेपी के पेन जो आप कह रही हैं ना, डर सिर्फ कैंसर का नहीं होता, उसके इलाज का भी होता है। वो इलाज भी क्योंकि आसान नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने 2 पिल्स खाई और ठीक हो गई बीमारी, वो कीमोथेरेपी बहुत पेनफुल है। कैसे समझाएं लोगों को कि कराना ज़रूरी है? देखिए, एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हर कैंसर डिफरेंट है, हर कैंसर का मरीज डिफरेंट है, हर मरीज का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, और हर ट्रीटमेंट से एसोसिएटेड साइड इफ़ेक्ट्स और ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन डिफरेंट है। तो हम कभी भी एक पेशेंट को एक सा नहीं इसमें ट्रीट कर सकते। वही चक्की का आटा खा के कोई आदमी फूल जाता है और वही चक्की का आटा खा के कोई एकदम फिट रहता है। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करने वाली है उस ट्रीटमेंट को, वो जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी पे निर्भर करता है, बहुत सारे बायोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात है, जो ये मैं फिर से बोलूँगी, जो ये डेथ सेंटेंस एसोसिएटेड है ना कैंसर से, इस चीज़ को हटाना है, और इसमें मुझे मीडिया का सपोर्ट चाहिए, इसमें मुझे बॉलीवुड का सपोर्ट चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा ना, मूवीज़ जितनी भी हमारी हुई हो, चाहे आनंद हुई हो,
चाहे कोई सी भी मूवी आप उठा लीजिए, बहुत पहले, हाँ वही मैं कहना चाह रही हूँ कि बहुत पहले थी, बट जो कंसेप्ट बना है, जो कंसेप्शन बना है, वो ये बना है कि कैंसर मीन्स डेथ, कैंसर मीन्स पेन, है ना, वही चला आ रहा है. बट द क्योर आल्सो मींस पेन. No, it doesn't. No, I will differ on that. That is what I want to reiterate. यही मैं emphasize करना चाहती हूँ कि जो अब मॉडर्न ट्रीटमेंट, जो टेक्निक्स हैं, मॉडर्न थेरेपीज़ हैं, जो मॉडर्न मेडिकेशंस हैं, मॉडर्न कीमोथेरेपी जो है, मॉडर्न इम्यूनोथेरेपी जो है, उसमें नॉर्मल जैसे आपको टाइफाइड हो जाता है, वायरल फीवर हो जाता है, इंजेक्शन लगता है ना, वैसे ही इंजेक्शन लगता है, उसका और कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि हम उसके संग सपोर्टिव मेडिकेशंस इतनी सारी दे देते हैं कि वो जितनी वो चीज़ें, एक तो उन दवाओं के भी साइड इफेक्ट्स कम हैं, और दूसरा ये है कि जो साइड इफेक्ट्स होते भी हैं उसको टेक केयर करने के लिए हम मेडिसिन दे देते हैं पहले से. रही बात बाल झड़ने की, हर कैंसर की दवा से बाल नहीं झड़ता है, और अगर बाल झड़ता भी है तो फिर वो वापस आ जाता है, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट है. जो भी डैमेज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में, वो सब रिवर्सिबल है, वो टेम्परेरी है. ट्रीटमेंट खत्म होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें वापस आ जाती है. मैं यही चाहती हूँ कि ये चीज़ें दिखाई जाएँ. जो सही फेस है कैंसर के ट्रीटमेंट का, मॉडर्न कैंसर के ट्रीटमेंट का, पुराने में मैं मानती हूँ ये सब प्रॉब्लम्स थी, बट जो मॉडर्न जो तरीका है ट्रीटमेंट का, उससे एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं, जितनी आराम से ट्रीटमेंट होता है, कंफर्टेबल तरीके से ट्रीटमेंट होता है, मैं ये चाहती हूँ कि ये चीज़ें दिखाई जाए, तभी लोगों का जो वो डर है ना, वो जाएगा. तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि कीमोथेरेपी भी जैसे जितनी पेनफुल या जितनी मुश्किलों भरी पहले होती थी, अब उतनी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है. अब जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन आ रही हैं, इतना ज़्यादा रिसर्च हो चुका है, साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि जो मॉडर्न मेडिसिन आ रही हैं उनमें एडवर्स इफेक्ट्स नाम मात्र होते हैं. प्रॉब्लम क्या हो रही है, लोग गूगल कर लेते हैं. गूगल से फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है. पेशेंट डर जाता है, पेशेंट को हर चीज़ को वो एसोसिएट करने लगता है कि मैंने क्योंकि दवा खाई है, कैंसर का मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए मेरे संग ऐसा हो रहा है. उसका कुछ भी लेना देना नहीं होगा उस ट्रीटमेंट के संग. तो इसलिए वो तो हम नहीं ले सकते ना अकाउंट में. 0.1% कोई वो होती है प्रॉब्लम, उसको हम अकाउंट में ले रहे हैं. आप ये भी तो देखिए ना, क्योर भी हो रहे हैं. तो एक बात बताइए, ब्रेस्ट कैंसर आपने कहा कुछ हद तक कभी जेनेटिक हो सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर कोई कॉज है ब्रेस्ट कैंसर का? कैंसर अमूमन जो सारे कैंसर्स हैं बाय एंड लार्ज बहुत कुछ लाइफस्टाइल एसोसिएटेड है. ठीक है, जो हम जिस तरीके की वातावरण में रह रहे हैं, जिस तरीके का हम खाना खा रहे हैं, जिस तरीके का स्ट्रेस हम ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में कैंसर होने की जो प्रबलता है वो बढ़ा देते हैं. अच्छा, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर पे आए सीधे, तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कॉज है. मोटापा का कैंसर को बढ़ाने, ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल होता है. तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना नॉर्मल जो रिकमेंडेड वेट के आसपास रहें, फिज़िकली हम एक्टिव रहें. दूसरी बात है यूज़ ऑफ ईस्ट्रोजन पिल्स. जो हाई डोज ईस्ट्रोजन पिल्स होती हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ होती हैं, ये इनका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज़ ये मतलब आपकी कैंसर होने की चांसेस को बढ़ा देती हैं. बच्चा नहीं करना या देर से करना, ये भी कैंसर, आपका ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ा देता है. जो एक बहुत ही बड़ा प्रोटेक्टिव फैक्टर है वो है स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग. आजकल की जो मॉडर्न फीमेल्स हैं उनको ये परसेप्शन है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से उनका फिगर ख़राब हो जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है. ये उल्टा है. इनफैक्ट ब्रेस्ट फीडिंग कराने से जो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड वेट गेन होता है उसको शेड करने में मदद मिलती है. फीमेल्स शेप में जल्दी आ जाती हैं. और उसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो आपकी जो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने की प्रबलता को या पॉसिबिलिटी को बहुत रिड्यूस कर देता है. ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि हर महिला को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डायग्नोस, एक तो जो सेल्फ टेस्ट लगातार कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर, वो आपने सारे बता दिए कि किन लक्षणों को देखकर लगता है कि स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए. जब स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो आजकल किस किस तरह की स्क्रीनिंग्स होती हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए? देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा रिचा कि दोनों चीज़ें भिन्न हैं. स्क्रीनिंग नॉर्मल इंडिविजुअल्स में होती है, और जो ट्रीटमेंट और जो मैंने अभी तक बताया है उन लोगों में है जिसने लंप कोई फील हो गया है. स्क्रीनिंग का क्या उद्देश्य होता है
कि हम कैंसर को जल्दी से जल्दी पकड़ें, क्योंकि ये हर कैंसर अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द लाइन, सारे कैंसर्स पे एप्लीकेबल है कि हम जितनी जल्दी कैंसर को पकड़ते हैं उतना उसका ट्रीट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और आसान भी होता है। आसान भी होता है, प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, तो वो और ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी कम होता है। तो ये हमको समझना है। तो स्क्रीनिंग में हम क्या कोशिश, जो एम है स्क्रीनिंग का वो ये होता है कि अगर किसी को हो गया है कैंसर तो वो जल्दी से जल्दी पकड़ में आ जाए। तो अब इसमें जो है 3-4 तरीके हैं जो हम ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ करते हैं। एक है फीमेल ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो कि कहा जाता है कि 20-21 साल से महिलाओं को शुरू कर देना चाहिए। पीरियड के 30वें-5वें दिन इसको करना चाहिए। इसमें फीमेल को अपने ब्रेस्ट को लेट के पैल्पेट करना होता है। अच्छा, ये ध्यान रखें कि कभी भी फिंगर्स की टिप से ना करें, क्योंकि जब भी आप देखेंगे ना हमारे ब्रेस्ट में लोब्यूल्स होते हैं जिसमें कि जो ग्लैंड्स जिसको हम कहते हैं वो होते हैं। तो अगर आप टिप से करेंगे तो ग्लैंड्स फील होंगे और आप डर जाएंगे कि हमारे यहाँ लम्स हैं हमारे। तो हमेशा अपने पल्प से, फ्लैट से फिंगर के ऐसे करना है। पूरे ब्रेस्ट को जो है आपको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, एकदम अंदर का, फिर बीच का, फिर उसके बाहर का। क्लॉकवाइज निप्पल एरिया वाले कॉम्प्लेक्स को पैल्पेट करना शुरू करना है और पूरा उस एरिया को पैल्पेट कर लेना है। ऐसे ही बीच वाले हिस्से को क्लॉकवाइज पैल्पेट करना है, ऐसे ही उसके ऊपर वाले को करना है, और फिर बगल में अपनी जो बगल है उसको एग्जामिन करना है। और अगर आपको कोई लम्प फील होता है उस ड्यूरेशन में तो डॉक्टर के पास जाना है। दूसरा जो है वो है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है, आप 25 से 40 साल की जो उम्र की महिलाएं हैं उनको हर 1 से 3 साल के बीच में डॉक्टर से क्लिनिकली अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करवाना चाहिए। हो सकता है जो कि आपसे मिस हो गया हो वो डॉक्टर पकड़ ले, और जल्दी पकड़ लेंगे तो जैसे मैंने पहले बार बार कहा है कि फिर ट्रीटमेंट आसान हो जाता है और क्योर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी जो है, जिसको कि हम अपनी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि ब्रेस्ट का एक्सरे। तो 45 से 54 इयर्स की जो गाइडलाइंस कहती हैं फीमेल को साल में 1 बार मेमोग्राफी करानी चाहिए। डरने की ज़रूरत नहीं है। मेमोग्राफी जैसा आपका फेशियल एक्सप्रेशन, नहीं, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन ये था कि मैंने 5-6 साल पहले कभी कराया और उसका कराया ही नहीं है। सो आपने कराया, आपको उसमें कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत की चीज़ है ही नहीं, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से होती है और कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है, कोई पेन नहीं होता है। जो मॉडर्न मेमोग्राफी मशीन्स हैं उसमें जो है प्रेशर डिटेक्टर्स हैं, जैसे ही वो पास आता है प्रेशर होता है वो वहीं रुक जाता है, तो फीमेल को कोई पेन नहीं होता। पहले जो बहुत पहले होती थी उनमें फीमेल्स को करवाने में थोड़ा सा पेन होता था, प्रेशर पेन होता था, ऐसा नहीं कि कोई सुई चुभोई जाती थी या टुकड़ा लिया जाता था। तो अब जो है वो उसमें पेन भी नहीं होता है। 54 के बाद जो है वो हर दूसरे-तीसरे साल में फीमेल मेमोग्राफी करवा सकती है। ये तरीके हैं जिससे कि हम ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। ठीक, तो ये मतलब सेल्फ एग्जामिनेशन है, फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन है और फिर मैमोग्राफी है। एक और जो बहुत बड़ी धारणा है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर कि एक बार ठीक हो भी गया तो ये दोबारा आ सकता है। एक ये मैं चाहती हूँ इसको आप क्लैरिफाई करें, और दूसरा कि अभी आप लगातार कह रही हैं मेडिकल साइंस ने बहुत डेवलपमेंट्स कर लिए, बहुत प्रोग्रेस कर ली, तो क्या आज भी ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मतलब ब्रेस्ट रिमूवल होता है? ये 2 मेरे डाउट्स क्लियर। देखिए, कैंसर केवल ब्रेस्ट से नहीं, हर कैंसर के संग ये एसोसिएटेड है कि वो वापस आ सकता है, ठीक है, और ये एक डर भी है जो उसके संग एसोसिएटेड है। इसीलिए हम हमेशा अपने पेशेंट्स को फॉलोअप पे रखते हैं। जब पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं तो उनको हम 6 महीने पे, फिर बाद में साल भर में उनको बुलाते हैं और उनका कुछ टेस्ट करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर अगर पूरी तरीके से सही स्टेज पे कंप्लीट ट्रीटमेंट दिया गया है और सही ट्रीटमेंट दिया गया है तो उसकी वापस आने की चांस ना के बराबर है। तो ये डर हमको हटा देना चाहिए अपने मन से कि ब्रेस्ट कैंसर कुछ दिन के लिए ठीक होगा फिर वापस आ जाएगा। नहीं, जब पेशेंट ठीक होता है तो ज़्यादातर वो कंप्लीट लाइफ के लिए ठीक हो जाता है। बट हाँ, फॉलोअप में ज़रूर जाना है कि अगर कोई भी चीज़ है जल्दी पकड़ी गई तो उसको हम फिर ट्रीट कर सकें। और मुझे ये भी बताना चाह रही हूँ कि अगर वो आता भी है तो मॉडर्न जो थेरेपीज़ हैं अवेलेबल हैं उसके लिए भी अवेलेबल है।
तो आप ऐसा नहीं है कि अगर आ गया वापस तो ख़त्म हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं है, उसके बाद भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। दूसरा जो आपका सवाल था रिचा, वो था कि ब्रेस्ट रिमूवल ही केवल एक ऑप्शन है ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। महिलाएं यही सोचती नहीं हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पार्शियल ब्रेस्ट रिमूवल, जैसे जिस हिस्से में जो कैंसर है उसको हटाया जाता है। पार्शियल ब्रेस्ट इरेडिएशन भी होता है, मतलब उसी हिस्से का इरेडिएशन होता है। बट ये सब डिपेंड करता है कि जो पकड़ा गया है जब कैंसर, जब पता चला है कैंसर, तो वो कितना बड़ा था। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि शुरुआती उसमें अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर ब्रेस्ट निकाल भी दिया जाता है तो आजकल प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी इतनी एडवांस हो गई है कि आपका वो वापस रिकन्स्ट्रक्ट हो सकता है। आप रिकन्स्ट्रक्ट नहीं भी कराना चाहें तो प्रोस्थेसिस ब्रा आते हैं, तो आपको कहीं से भी, मैं मानती हूँ स्तन फीमेल के लिए बहुत, उसकी फिज़िकल अपीयरेंस के लिए बहुत अहम हिस्सा है, बट वो जो प्रोस्थेटिक ब्राज आती हैं आपको कहीं से नहीं पता चलेगा कि फ़ीमेल का ब्रेस्ट नहीं है। तो हर चीज़ का उपाय है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भागें, टेस्ट कराने ना जाएं, है ना। और जो ट्रीटमेंट भी है वो केवल सर्जरी नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की स्टेज क्या है, एज क्या है, टाइप ऑफ कैंसर कैसा है, किस स्टेज में वो पकड़ा गया है, हार्मोनल स्टेटस क्या है पेशेंट की ब्रेस्ट कैंसर का। तो उसके आधार पर पेशेंट को सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। इसकी सीक्वेंसिंग, इसकी ड्यूरेशन, ये सब कुछ वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट। तो कोई भी दो महिला प्लीज़ अपने ट्रीटमेंट को कंपेयर ना करें कि उसके में ऐसा किया गया, मेरे में ऐसा नहीं किया गया। दोनों अलग हैं और दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। रिचा, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि लोगों में ना बहुत डर है कि बायोप्सी कराएंगे, FNAC कराएंगे तो कहीं ये मच बढ़ तो नहीं जाएगा। FNAC जिसको हम कहते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसमें कि हम पानी की जांच, सेल्स को पानी के रूप में निकालते हैं और उसके स्टडी करते हैं कि कैंसर का सेल है कि नहीं। बायोप्सी जिसमें कि टुकड़े की जांच की जाती है, कुछ टुकड़ा निकालते हैं, उसमें सेल्स को स्टडी करते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा करा लेंगे ना तो कैंसर बहुत जल्दी से बढ़ने लगेगा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। और किसी भी कैंसर का हम जो डायग्नोसिस जो बनाते हैं वो हम बायोप्सी और FNAC के बेसिस पे ही बनाते हैं। जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं वो केवल एक सजेशन देते हैं कि ये कैंसर हो सकता है, बट जो एकदम दावे के संग कहा जाए कि ये कैंसर है कि नहीं, वो बायोप्सी और FNAC से ही होता है और इससे कैंसर के फैलने या बढ़ने से कोई रिलेशन नहीं है। चलिए, अब ब्रेस्ट कैंसर के बाद बात करते हैं महिलाओं से जुड़े दूसरे कैंसर्स की। तो ओवेरियन, सर्विकल और क्या क्या महिलाओं में ज़्यादातर, स्पेशली अगर हम इंडियन वुमेन की बात करें, कौन से कैंसर ज़्यादा आप देखती हैं लोगों में होते हुए? देखिए, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि BRCA1 और 2 म्यूटेशन से एसोसिएटेड 2 कैंसर्स हैं फीमेल्स में, एक तो ब्रेस्ट और दूसरा ओवरी। हिंदुस्तान में जो महिलाओं में 2 कैंसर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, एक है ब्रेस्ट कैंसर, एक बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। पहले जो था आंकड़े बताते थे कि जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें हम सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा होता था फीमेल्स को, और जो अर्बन पॉपुलेशन थी उसमें ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता था। अब जो रीसेंट आंकड़े आए हैं उसमें ये डिफ्रेंसिएशन जो है फिगर्स का हट गया है। अब ब्रेस्ट कैंसर रूरल और अर्बन पॉपुलेशन दोनों में सबसे ज़्यादा होता है। पहले जो है सर्वाइकल कैंसर जो है वो एसोसिएटेड होता था लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की फीमेल्स के साथ, बट अब ये हायर अपर स्ट्रेटा में भी पाया जा रहा है और ज़्यादा पाया जा रहा है, जिसको कहते हैं रिसर्जेंस ऑफ डिजीज़ हो रहा है। रीज़न बीइंग कि हमारे जो अपर स्ट्रेटा की फीमेल्स हैं उनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, उसकी वजह से उनमें ये कैंसर होने की प्रबलता, पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। अच्छा, मोटा मोटा अगर हम देखें कि सर्वाइकल कैंसर के क्या चीज़ें हैं जो कि इंक्रीज़ करते हैं चांसेस, जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो हैं कम उम्र में बच्चा होना, बहुत ज़्यादा बच्चे होना, HPV वायरस का इन्फेक्शन होना। सो ये सारे चीज़ें जो हैं वो कैंसर सर्विक्स के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं। अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगी रिचा आपको ये बात कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्ट होता है तो प्योरली पूरा ट्रीट हो सकता है, वैसे ही सर्वाइकल कैंसर के संग है। अगर सर्वाइकल कैंसर अर्ली डिटेक्ट होता है तो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, और इसकी स्क्रीनिंग में पैप स्मीयर का बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो गाइडलाइंस कहती हैं 20-21 साल से फीमेल्स को अपना एनुअल पैप स्मीयर कराना शुरू कर देना चाहिए। पैप स्मीयर
से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है, कहीं कोई पेन नहीं होता है, एक कोई हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। ये रूटीन ओपीडी प्रोसीजर है। आप जाएं गायनेकोलॉजिस्ट के पास या कैंसर स्पेशलिस्ट के पास और पैप स्मीयर करवा के आ जाएं। तो उससे आपका सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग हो जाती है। ओवेरियन के लिए? ओवेरियन कैंसर के लिए जो है, ओवेरियन कैंसर जो है ये थोड़ा अर्ली डिटेक्शन थोड़ा मुश्किल होता है इसका, क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं होते? सिम्टम्स बहुत वेरिड और डिस्क्रीट से सिम्टम्स होते हैं इसके। इसमें क्या होता है कि इनडाइजेशन, गैस बनना पेट में, पेन रहना पेट में, हैवीनेस रहना पेट में, ये सारी चीज़ें ओवेरियन कैंसर में होती हैं। CA-125 करके एक ट्यूमर मार्कर है जो ब्लड की टेस्ट में किया जा सकता है और जिसके बढ़ने पे कैंसर की पॉसिबिलिटी, चांसेस बताया जाता है। ये बिल्कुल श्योर शॉट नहीं होता है, बट क्योंकि ये इन्फेक्शन और बहुत सारी अदर चीज़ों में भी बढ़ता है, बट हाँ जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतनी कैंसर की चांसेस बढ़ जाती हैं, तो ये कराया जा सकता है। अच्छा, बीच में मैं देखती थी बहुत हाइप हुआ था, अभी अब कम बात हो रही है उसके ऊपर कि सर्वाइकल कैंसर से बचाना है तो कोई भी लड़की जब सेक्सुअली एक्टिव हो उससे पहले वैक्सीन एक बहुत बहुत पॉपुलराइज हुई थी, लेकिन अब सडनली हम देख रहे हैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा ज़्यादा, तो वो इफेक्टिव नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी HPV वैक्सीन है वो जो हमारी 9 से 15 साल की फीमेल्स जो होती हैं उनको लगानी चाहिए। और ये जो है वैक्सीन 9 से 15 साल में 2 डोज लगती है। 15 साल से 25 साल के बीच में भी ये वैक्सीन लग सकती है, उसमें ये 3 डोज लगती हैं। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो आता है वो आता है प्रायर टू ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, क्योंकि जो HPV इन्फेक्शन है एक बार आपके शरीर में आ गया तो वो ख़त्म नहीं होता है। हाँ, इसके कई स्ट्रेन्स होते हैं, तो हो सकता है जो आपको एक स्ट्रेन आ गया उसके अलावा जो स्ट्रेन हो उससे आपकी वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट कर दे, क्योंकि वैक्सीन में कोई क्वाड्रीवेलेंट हैं, कोई पॉलीवेलेंट हैं, बाईवेलेंट हैं, तो वो अलग अलग स्ट्रेन को वो एक्ट करती हैं और उससे उनको प्रोटेक्ट करती हैं। तो अब हमारे हिंदुस्तान में हमारी अपनी भी वैक्सीन लॉन्च होने वाली है, बन गई है और बहुत जल्दी बाज़ार में आ जाएगी। तो सर्वाइकल कैंसर की, तो उसको हमको कॉस्ट में भी उसका फ़र्क पड़ेगा और अवेलेबिलिटी के भी इश्यूज़ नहीं रहेंगे, तो वो काफ़ी हद तक हमारे को हेल्प करेगा सर्वाइकल कैंसर से फाइट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर बॉडी के किसी एक हिस्से में कैंसर हुआ है, वो कोई भी हो सकता है, इंटेस्टिनल व्हाटएवर, क्या वो व्यक्ति ज़्यादा एट रिस्क है कोई दूसरा कैंसर भी पकड़ ले उसको, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई है, तो उसी व्यक्ति को थायराइड या ब्लड या कोई और कैंसर हो जाए? देखिए, ऐसा है कि कैंसर जो है वो कई कैंसर जो है वो म्यूटेशन एसोसिएटेड होते हैं। अगर आपको म्यूटेशन की वजह से वो कैंसर हुआ है तो वही म्यूटेशन से एसोसिएटेड दूसरा कैंसर हो सकता है। कैसे पता चलता है? ये म्यूटेशन एनालिसिस होती है। आपका जो टिश्यू जाता है, जो आपका पहले कैंसर हुआ है, इवन ब्लड से भी होता है जांच, आपकी म्यूटेशन की एनालिसिस हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में ये म्यूटेशन की वजह से हुआ है या किसी और वजह से कैंसर हुआ है। और हर म्यूटेशन से एसोसिएटेड कैंसर्स होते हैं, तो वो जो एसोसिएटेड कैंसर है उस म्यूटेशन से उसकी चांस बढ़ सकती है इस वजह से। वैसे ऐसा नहीं है, मतलब इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉजिटिव लाइफ अप्रोच रखने की ज़रूरत है इसमें। आप जितना नॉर्मल अंदर से तरीके से रहेंगी वैसे ही नॉर्मल आप फील करेंगी और वैसे ही नॉर्मल आपके संग होगा। तो मैं ये नहीं कहती कि आप ध्यान मत रखिए, ट्रीटमेंट मत लीजिए, बट उससे घबराइए मत, उसी के बारे में मत सोचिए, अपनी ज़िंदगी की उसके इर्द गिर्द ही मत व्यतीत करिए, खुल के जिए, बाकी ट्रीटमेंट और वो सब चलता रहे। जैसे अब हमें ये पता है कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा होता है। कोई ऐसे कैंसर्स हैं जिनका खतरा महिलाओं को कम होता है, पुरुषों को ही ज़्यादा होता है, जैसे ब्लड या जो भी कुछ आपको लगता है कि ये वाले कैंसर मैंने महिलाओं में बहुत कम देखे? आप अपने एक्सपीरियंस से, और डेटा भी होगा आपके पास। देखिए, ऐसे जो है लंग कैंसर पहले फीमेल्स में कम होता था, बट अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि लंग कैंसर फीमेल्स में भी बढ़ता जा रहा है। स्मोकिंग एंड लाइफस्टाइल, इसका रीज़न लाइफस्टाइल भी है, क्योंकि फीमेल्स ने स्मोक करना शुरू कर दिया है। दूसरी बात यह है कि पोल्यूशन, हवा में पोल्यूशन बहुत हो गया है। तो
ये हमारा कैंसर पहले फीमेल्स में कम होता था, हम कम देखते थे, बट अब हमको लंग कैंसर भी फीमेल्स में दिखने लग गया, बढ़ रहा है और नॉन स्मोकर्स में भी मिल रहा है। डॉक्टर प्रज्ञा, एक तो जो हमने सबसे शुरू में बात की कि मौत का डर, उसके बाद कीमोथेरेपी का डर, एक और जो बहुत बड़ा डर कैंसर से जुड़ा हुआ है वो है खर्चे का डर। और स्पेशली जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनको लगता है कि अब मतलब एक तो बता दिया तो मृत्यु तो निश्चित है, और जो इलाज कराएंगे उसमें पूरा सारा पैसा खर्च हो जाएगा। इसका इलाज हम कब ढूंढेंगे इंडिया में? देखिए, मैंने कहीं पे ये सेंटेंस पढ़ा था और ये मैं बहुत अच्छे से इससे रिलेट कर पाती हूँ। जो इंडियन मिडिल क्लास है ना, एक मेडिकल बिल दूर है बिलो पॉवर्टी लाइन जाने से। बहुत अंतर नहीं होता है बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों में और इंडियन मिडिल क्लास में। तो मैं ये ज़रूर मानूंगी कि कोई सा भी इलाज, चाहे वो कैंसर का हो, घर में बीमारी आ जाती है तो सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। अच्छा, अब कैंसर के संग क्या प्रॉब्लम है कि ट्रीटमेंट की जो दवाएं जो हम नहीं बना रहे हैं, हिंदुस्तान में नहीं बना रहे हैं, वो महंगी है। तो हिंदुस्तान सरकार और साइंटिस्ट, हम लोगों का पूरा इस समय जोर लगी हुई है कि हम सारी दवाएं जो हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एकदम से, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन पेशेंट को बहुत कम हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास अपना डेटा होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इंडियन सब पॉपुलेशन है उसका जीन्स अलग हैं। तो हमें हमारे ऊपर रिसर्च का डेटा होना चाहिए जिसको कि हम इम्प्लीमेंट कर सकें और उस तरीके से हम दवाएं बना सकें। अब यहाँ पे सरकारी अस्पतालों का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हमें ये डेटा जनरेट करना है ताकि हमारी इंडियन मेडिसिन्स बने, और ताकि इंडियन मेडिसिन्स बने ताकि हमारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट सस्ता हो पाए। आज की तारीख में अगर मैं कहूँ, फिर भी पहले से कैंसर का जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो काफ़ी सस्ता हुआ है। हाई एंड ड्रग्स जैसे इम्यूनोथेरेपी है, क्योंकि वो अभी भी बाहर की ही हैं, हमारे हिंदुस्तान में बननी नहीं शुरू हुई हैं, तो उनका ट्रीटमेंट, उनकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। और दूसरा एक चीज़ और होती है ना, पैसे भले ही ना हो, लेकिन घर में किसी को कैंसर हो जाए तो व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ भागता है। मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि जो ट्रीटमेंट, जो कैंसर सरकारी अस्पतालों में ठीक हो सकता है वही प्राइवेट अस्पताल में ठीक हो सकता है, वही विदेशों में ठीक हो सकता है। जो पेशेंट सरकारी अस्पताल में ठीक नहीं हो सकते वो प्राइवेट अस्पताल में भी नहीं ठीक हो सकते, वो विदेशों के अस्पतालों में भी नहीं ठीक हो सकते। तो हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि सरकारी अस्पताल में जब आप आते हैं तो भीड़ होती है, आपको वेट करना पड़ता है, सुविधाएं उतनी 5 स्टार की तरह नहीं होती हैं। आजकल तो सरकारी अस्पताल भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं, हमारे अस्पताल आके देखिए आप, तो आपको वेट जरूर करना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर्स कम हैं, है ना, ऑन्कोलॉजिस्ट वैसे ही कम है और सरकारी अस्पतालों में और भी कम है, तो आपको वेट करना पड़ता है, टाइम होता है, वेटिंग टाइम होता है, बट ट्रीटमेंट जो पर से है उसमें कोई अंतर नहीं होता है। वही ट्रीटमेंट आपको उस दवा का, क्योंकि रिकमेंडेड गाइडलाइंस है, सेट गाइडलाइंस है हर चीज़ की, वो पूरी दुनिया में वही गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं, तो वही सरकारी अस्पताल भी फॉलो करता है गाइडलाइन, वही प्राइवेट करेगा, वही विदेशों में फॉलो होंगी। चलिए, चलते चलते डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला, मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, खासकर महिलाएं और वो पुरुष जिनके घरों में, सबके घरों में महिलाएं हैं, माँ हैं, बहन हैं, पत्नी हैं, आप सबको क्या क्या मैसेज आज देना चाहेंगी? देखिए, एक तो हमें ये मानना और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फीमेल हेल्थ फैमिली की हेल्थ को डिटरमिन करती है। अगर फीमेल आपकी घर की हेल्दी है तो आपकी जो परिवार है वो सुचारू रूप से चल सकता है। तो एक तो महिलाओं को अपने हेल्थ को नीचे रखना बंद करना पड़ेगा, वो जो त्याग की मूर्ति बनकर अपनी हेल्थ को एकदम लोएस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में लेके जाती हैं, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी हेल्थ से बहुत लोगों की ज़िंदगी एसोसिएटेड है। दूसरा, पुरुषों को अपनी महिलाओं पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो अगर ठीक नहीं हैं या ठीक नहीं लग रही हैं तो उनको प्लीज़ डॉक्टर के पास लेके जाइए, क्योंकि आपका पूरा परिवार उनकी हेल्थ पे, आपके बच्चे उनकी हेल्थ पे, आपके माँ बाप उनकी हेल्थ पे डिपेंड करते हैं। तो ये आपको एक अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। केयरिंग हस्बैंड डज नॉट मीन हैंड पेग्ड हस्बैंड। ये जो हमारे यहाँ एक लोगों में कंसेप्ट है कि अगर आप अपनी वाइफ की केयर कर रहे हैं तो यू आर अ हैंड पेग्ड हस्बैंड, दैट इज़ रियली
वेरी रॉन्ग। तो इसको आपको दूर करना पड़ेगा। और दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि फीमेल या मेल अपने बच्चों को बहुत एजुकेट करें, कॉन्शियस बनाएं अगेंस्ट टोबैको यूज़, against use of alcohol. Any amount and any type of alcohol, any amount and any type of tobacco is injurious to health. तो इसके ऊपर जो हमारे यहाँ सड़कों पे चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट की तरह गुटखा के पैकेट और तंबाकू के पैकेट मिलते हैं और जुबां केसरी करके जो हमारे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, उसकी वास्तविकता को आप अपने बच्चों को बताएं ताकि वो आगे चल के इन सब चीज़ों से दूर रहें। आखिर में डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला, कैंसर डज नॉट मीन डेथ, ट्रू? Yeah, it doesn't. Cancer does mean realization of the value of your life. मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि कैंसर की डायग्नोसिस का मतलब ये नहीं है कि आपका डेथ सेंटेंस है। ये बस एक बीमारी है जो आई है और जो आपको ये समझाना चाहती है कि आपको अपने और अपने खुद की हेल्थ का ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच एंड आई होप हमारे व्यूअर्स ये सारी जानकारी का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।